अब तक हमें लग सकता है कि शकस ने इंडिया की ओर रुख किया क्योंकि उन्हें यहाँ की सोना चांदी वाली जमीनें लुभा रही थीं। लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा हार्श और कॉम्प्लिकेटेड है। शकस के भारत आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, सर्वाइवल। सेंट्रल एशिया, जहां शकस की ओरिजिन मानी जाती है, यानी आज का कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आसपास के ड्राई ग्रासलैंड्स, वहां लगभग 2000 साल पहले एक ऐसा एनवायरमेंटल क्राइसिस शुरू हो चुका था जिसने नोमैडिक ट्राइब्स की नींव हिला दी थी। क्लाइमेट रिकॉर्ड्स और एंशिएंट लेक स्टडीज से पता चलता है कि उस वक्त सेंट्रल एशिया में लंबे ड्राउट्स यानी सूखा पड़ना कॉमन हो गया था। बारिश कम हो रही थी, पानी के सोर्सेज सूख रहे थे और ग्रासलैंड्स, जो कि घोड़ों और मवेशियों के लिए लाइफलाइन होती हैं, वो बंजर होती जा रही थी। अब सोचो, एक पूरी ट्राइब जो घोड़ों पर चलती है, हुज इकोनॉमी, फूड और पूरी कल्चर ही नोमैडिज्म और लाइफ स्टॉक पर टिकी है, वो कैसे सर्वाइव करती? उन्हें नए पास्चर्स की जरूरत थी, नई जमीनें जहां घास हो, पानी हो और अपने लोगों के लिए एक नई जिंदगी शुरू की जा सके। और बस यहीं से शुरू हुआ उनका मूवमेंट साउथ और वेस्ट की तरफ। लेकिन एनवायरमेंटल प्रेशर ही अकेला रीजन नहीं था। उधर ईस्ट में एक और जायंट खड़ा हो रहा था, हैन एम्पायर ऑफ चाइना। हैन डायनेस्टी उस दौर की सबसे ऑर्गेनाइज्ड और एग्रेसिव एम्पायर्स में से एक थी। उन्होंने नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर मिलिट्री कैंपेन्स चलाकर कई नोमैडिक ट्राइब्स को फोर्सफुली पुश करना शुरू किया। शकस, जो उस वक्त कई स्मॉलर ट्राइब्स में बंटे हुए थे, जैसे कि सकस, मैसेजिटे और सिथियंस, इन सब को हान एक्सपेंशन की वजह से अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी। और यह कोई रैंडम माइग्रेशन नहीं था, ये एक चेन रिएक्शन था। जब हैन एम्पायर ने एक ट्राइबल ग्रुप को पश्चिम की ओर धकेला तो वो दूसरे वीकर ग्रुप से लड़कर उसकी जमीन ले लेते और फिर वो ग्रुप अगले को आगे धकेल देता। और इस डोमिनो इफेक्ट में शकस धीरे धीरे साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ते गए, पहले बैक्ट्रिया, फिर अफगानिस्तान और आखिर में इंडिया की ओर। तो अगर कोई कहे कि शकस इन्वेडर्स थे, टेक्निकली वो सही है, लेकिन अगर आप पूछें उन्होंने इन्वेड क्यों किया, तो जवाब है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था। वो आ रहे थे क्योंकि उनकी जमीनें सूख रही थीं और शक्तिशाली एम्पायर्स उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर फेंक रही थीं। और यही डेस्परेशन धीरे धीरे बन गई कॉन्क्वेस्ट। अब सवाल ये है, इतनी लंबी यात्रा करके शकस इंडिया ही क्यों आए? सेंट्रल एशिया से निकलकर उनके पास और भी तो रास्ते थे। वेस्ट की तरफ ईरान जा सकते थे या फिर साउथ ईस्ट की ओर किसी और जमीन पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया को चुना और इसकी वजहें बहुत साफ थीं। उस दौर का इंडिया, यानी लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व का इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एक बेहद फर्टल, रिच और पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड लैंड था। पानी भरपूर जमीन, उपजाऊ और सबसे जरूरी एक ऐसी सिविलाइजेशन जो उस वक्त कई छोटे छोटे राज्यों में बंटी हुई थी। मतलब ना कोई एक स्ट्रांग रूलर, ना सेंट्रलाइज्ड पावर, बस एक मोज़ेक ऑफ किंगडम्स जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। शकस के लिए ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। जहां वो आए थे वहां की जमीनें सूख रही थीं, पर यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी। वहां की जिंदगी नोमैडिक स्ट्रगल थी, पर यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड सिटीज में एक सेटल्ड और प्रॉस्परस फ्यूचर दिखता था। एसीन 9 इनिशियल रेड्स। शुरुआत में शकस ने छोटे छोटे रेड्स किए, जैसे किसी नए इलाके को टेस्ट करने के लिए पहले हल्की दस्तक दी जाती है। एसीन 10 लाइटनिंग फास्ट कैवलरी। ये रेड्स तेज और अचानक होते थे। घोड़ों पर लाइटनिंग फास्ट कैवलरी, विलेजेस पर हमला, रिसोर्सेज पर कब्जा और फिर वापसी। सीन 11 रियलाइजेशन एंड सेटलमेंट। लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है और भारत की ज़मीन सिर्फ लूट के लिए नहीं बल्कि सेटलमेंट के लिए परफेक्ट है, तब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया। अब शकस सिर्फ इन्वेडर्स नहीं रहे, वो बनने लगे सेटलर्स। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि यही वो मोड़ था जहां से शकस ने इंडियन कल्चर को अब्जॉर्ब करना शुरू किया। भारतीय भाषाएं सीखीं, स्थानीय परंपराएं अपनाईं और धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम में घुसते चले गए। उन्होंने अपने लिए छोटे छोटे राज्य बनाए, जैसे कि वेस्टर्न क्षात्रपास, जो बाद में भारत के वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हुए। और इस तरह एक ट्राइब जो कभी सेंट्रल एशियन घास के मैदानों में भटक रही थी, अब गंगा प्लेन्स और डेक्कन प्लेटो में अपने शहर बसा रही थी। लेकिन यहाँ रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली ट्विस्ट तो ये है, शकस ने इंडिया में आकर सिर्फ जगह नहीं ली, उन्होंने इतिहास बदल दिया। अब जरा सोचिए, कोई दूर देश से आता है, घोड़े पर सवार होता है, हथियार साथ लाता है, गांव पर हमला करता है और फिर वहीं बस जाता है। आप उसे क्या कहेंगे? सीन 3 इन्वेडर और रेफ्यूजी। इन्वेडर या फिर कोई ऐसा रेफ्यूजी जिसे जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ा। शकस को अक्सर टेक्स्ट बुक्स में एक आउटसाइडर के रूप में दिखाया गया, जैसे कि वो भारत पर चढ़ दौड़े थे किसी लालच या सत्ता की भूख में। लेकिन अगर हम पीछे जाकर उस समय के हालात को समझें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। जैसा कि हमने पहले देखा, सेंट्रल एशिया में शाकों की जमीन सूख रही थी, हैन एम्पायर उन्हें बाहर धकेल रहा था और उनके पास कोई होमलैंड नहीं बची थी। वो भागे नहीं, उखाड़ दिए गए थे। जिस तरह आज के दौर में युद्ध या ड्राउट के कारण लोग अपना देश छोड़कर रेफ्यूजी बनते हैं, ठीक वैसी ही सिचुएशन उस वक्त शकस की थी। हाँ, उनकी एंट्री वायलेंट थी, लेकिन उसका कारण ग्रीड नहीं था, कंपल्शन था।
सर्वाइवल का फाइट था। अब इसमें फर्क है, अगर कोई सत्ता के लिए इन्वेड करता है तो वो उसे एक डोमिनेशन की तरह चलाता है। और शकस ने भी यही किया। उन्होंने सिर्फ कब्जा नहीं किया, उन्होंने शादी ब्याह किए, स्थानीय परंपराओं में घुले और धीरे धीरे खुद को इंडियन पहचान में ढाल लिया। उनके सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें मिलती हैं। उनके शासकों ने संस्कृत टाइटल्स अपनाए और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी भारतीय परंपरा के हिसाब से रखे। अब सोचिए, अगर वो सिर्फ इन्वेडर्स होते तो क्या ऐसा करते? हिस्ट्री ये भी बताती है कि लोकल रूलर्स और शाका चीफ्स के बीच रिश्ते सिर्फ तलवार से नहीं, राजनीति और साझेदारी से भी बने। तो हाँ, वो शुरुआत में एग्रेसिव थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें जगह चाहिए थी, एक नया घर चाहिए था। और इसी वजह से कई मॉडर्न हिस्टोरियंस उन्हें सिर्फ इन्वेडर्स नहीं, बल्कि क्लाइमेट रेफ्यूजीज और डिस्प्लेस्ड वॉरियर्स भी मानते हैं, जिन्हें इतिहास ने सिर्फ तलवार के आईने में देखा, दर्द के पर्सपेक्टिव से नहीं। तो अब जब आपको ये पता चल गया कि शकस कोई रैंडम घुसपैठी नहीं थे, बल्कि शायद हमारे ही जेनेटिक कजिन्स थे, तो सोचिए, जब वो भारत पहुंचे थे तब क्या हुआ होगा? किन राजवंशों से उनका टकराव हुआ? कैसे उन्होंने न सिर्फ सर्वाइव किया, बल्कि कई हिस्सों पर राज भी किया? और सबसे दिलचस्प, एक आउटसाइडर कैसे बन गया भारतीय इतिहास का हिस्सा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे व्हेन और हाउ शकस केम टू इंडिया। अगर आपको ये कहानी एंगेजिंग लगी हो तो लाइक जरूर करिए, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। शेयर करिए अपने उस दोस्त के साथ जो हिस्ट्री में कुछ हटके जानना चाहता है। और कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री बुक्स में हमें पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती? और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि अगली कड़ी आप मिस ना कर दें, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो अभी बाकी है।